अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, मुजरिम चाहे जितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, अपने जुर्म के कहीं ना कहीं निशान ज़रूर छोड़ जाता है, और जब कानून हरकत में आता है तो यही निशान आज खुद बोल पड़ते हैं कि जुर्म कैसे हुआ और इसका है मुजरिम कौन। जी हाँ, फैसलाबाद में समनाबाद पुलिस ने जो है एक ऐसे ही आदी मुजरिम को गिरफ्तार किया जो पुलिस को बहुत सारे मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने ये सब प्रोसेस किस तरह से किया, किस तरह मुलजिम के गिर्द घेरा तंग किया गया, कैसे इसको गिरफ्तार किया गया, किन किन संगीन जराइम में ये मुलजिम पुलिस को मतलूब था, इस पे आज के मुजरिम कौन पे करते हैं गुफ्तगू। आइए चलते हैं। वैसे तो मुजरिम कौन की टीम आपके सामने जराइम के बेइंतहा प्रोग्राम्स लेकर आई है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि जराइम खत्म क्यों नहीं हो रहे। कहीं पर चोरी, डकैती, राहजनी जैसे वाकयात, तो कहीं पर रेप और कत्ल जैसी वारदातें। लेकिन आज मुजरिम कौन की टीम अपने नाजरीन को एक ऐसे घिनौने किरदार के बारे में बताने जा रही है जो न सिर्फ कत्ल बल्कि मनशियात फिरोशी, असमत दरी, रेप और कई लड़ाई झगड़े जैसे मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ये खतरनाक शख्स हर बार एक अलमनाक हादसे का मूजिब बनता और पुलिस की आंखों से दूर हो जाता। इस खतरनाक किरदार का नाम तजम्मुल है, जिसे काका के नाम से बुलाया और जाना जाता था। 17 जुलाई 2024 को फैसलाबाद के थाना समनाबाद में एक हौलनाक वाकया पेश आया। ये दिन दिहाड़े एक कत्ल की वारदात थी। वशाद हुसैन, जो कि ब्लॉक नंबर 42 नज़द मूसा मस्जिद का रिहायशी था, सुबह 6 बजे घर से अपने वालिद इमरान खान के हमरा निकलता है। तजम्मुल उर्फ काका के साथ वशाद हुसैन के ताल्लुकात थे। उसी सुबह 6:40 पर आरिफ नामी शख्स किसी बात के बहाने वशाद हुसैन को अपने घर ले जाता है। वहाँ सिर्फ आरिफ नामी शख्स ही नहीं बल्कि तजम्मुल उर्फ काका और हामिद नवाज उर्फ हामा भी मौजूद होते हैं। वशाद हुसैन इससे पहले कि वहाँ बुलवाए जाने की वजह जानता, इस पर हामिद नवाज उर्फ हामा की जानिब से एक फायर किया जाता है जो वशाद हुसैन के सर पर बाईं जानिब लगता है। इसी दौरान तजम्मुल उर्फ काका ने उसकी छाती पर गोली चलाई और वो यहाँ तक नहीं रुके बल्कि बेदरेग गोलियां चलाता गया। गोलियों की इस बहुतात में वशाद हुसैन मौका पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग की इस गूंज से अहले इलाका में खौफो हरास की फिजा कायम हुई। इसी इसना में आरिफ, तजम्मुल और हामिद ने राह फरार इख्तियार की। हर सू बस एक ही सवाल था कि आखिर एक दोस्त ने दोस्त को कत्ल क्यों किया। तजम्मुल उर्फ काका की वशाद हुसैन से आखिर क्या दुश्मनी बन गई थी। वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी गई। पुलिस की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जाए वक़ूआ का रुख किया गया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वाक़े की मजीद तफ्तीश और मुल्जिमान को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई का आगाज किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दई मुकदमा हाजी दिलशाद। आइए उनसे जानते हैं। मुलजिम तजम्मुल उर्फ काका जिन मुकदमात में मुलव्वस था, पुलिस को मतलूब था, उनमें से एक कत्ल का मुकदमा भी था। जिस शख्स को उसने कत्ल किया उसके मुद्दई मुकदमा और वालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि क्या दुश्मनी थी, किस तरीके से ये सारा वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आपका नाम क्या है? हाजी दिलशाद हुसैन। दिलशाद साहब, बताइएगा कि ये जो तजम्मुल उर्फ काका है, इसने बड़ी बेरहमी से आपके बेटे को कत्ल किया। आप जो उस मुकदमे के जो हैं वो मुद्दई भी हैं। कैसे ये वाक़या सारा कैसे पेश आया? वाक़या इस तरह है जी कि जेड़ा पहला मुलज़म आ ना 324 ਦਾ ਹਾਮਦ ਅਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹਾਮਦ ਅਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। और जिस वक्त आपके बेटे को कत्ल किया गया वो कहाँ था, किस जगह, घर पे था, गली में था, काम पे था, कहीं जा रहा था, और कितने मुल्जिमान थे जिन्होंने मिलकर जो है वो उसके साथ ये किया? 4 मुलज़म सी है, एक नामलूम आ, 3 ਜਿਹੜੇ अरेस्ट आ, एक अरेस्ट हो गया, 2 पहले अरेस्ट आ। तो जिस वक्त आपके बेटे की किसी और के साथ, आपने हमें ये बताया कि आपके बेटे की किसी के साथ पहले मुखालफत थी, लेकिन ये जो मुलजिम है जिसको पुलिस ने अभी अरेस्ट किया है, तजम्मुल उर्फ काका, मुलजिम ये आपका है, लेकिन इसकी आपके साथ दुश्मनी कोई नहीं थी? नहीं, हमारी दुश्मनी कोई नहीं थी। अच्छा, हमारे नाजरीन को ज़रा ये वाक़या शुरू से बताइएगा कि कैसे ये हुआ, ये कौन मुलजिम था, इसके साथ क्या ताल्लुक था, और आपकी जो पहले वाली दुश्मनी थी वो क्या थी? पहले कोई दुश्मनी नहीं थी। पहले ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹਾਮਦ ਅਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ 324 ਦਾ ਪਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੈਠਕ 'ਚ किस चीज़ से फायरिंग की इन्होंने? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। नहीं, इनके पास असलहा किस किस्म का था? कोई बंदूकें थी, पिस्तौल था, क्या था? ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, 30 ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵੱਡੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। कितनी गोलियां मारी इन्होंने आपके बेटे? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 10-11 ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। मौका नहीं मिला उसे किसी तरह का भी मुजाहमत करने का? ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। आप उस वक्त कहाँ थे जब ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। कैसे पता चला आपको कि आपके बेटे के साथ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਪੜਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ 11-11:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਡੈਥ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। पुलिस को आपने कैसे इतला दी? 15 पे कॉल? 15 पे काल हुई। पुलिस का रिस्पांस इस सब में कैसा था? पुलिस ने आपके साथ कोऑपरेट किया? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। अब आपके जितने भी मुलजिमान हैं वो सारे अरेस्ट हैं ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੈਸਟ ਆ। और आपको यकीन है कि आपको इंसाफ मिलेगा? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। नाजरीन, मुद्दई मुकदमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि मकतूल के वालिद भी हैं, मकतूल का भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मुलजिम का जो है वो क्या दुश्मनी क्या थी इनके भाई से, इनके भाई को किस तरह बेदर्दी से जवाब मार दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। मोहम्मद इमरान। इमरान, ये बताइए कि आपके भाई का कत्ल हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? ये हमा है, उसके साथ 324 का मसला था इनका। तो ये उस दिन हाँ, मैंने और एक और लड़का है, उन्होंने इसको बैठक में बुलाया, मैं साथ था। आप जिस वक्त आपके भाई का मर्डर हुआ आप साथ थे? जी साथ था। इसका मतलब है कि आप इस सारे वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं। अच्छा, फिर तो आप हमें पूरी तफसील से बता सकते हैं कि कितने बजे का वाक़या है, कहाँ का है और कैसे पेश आया? जी, ये सुबह वाक़या 6 बजे का वाक़या जी। असी उत्थे नाल गए हाँ, बैठे सी अंदर, हामा ते काका ये दोवें अंदर बुलट मार के आ गए। तो जड़ा भाई सी मेरा वो बैठा होया सी, ते इदां करके पिछे होए इन्होंने फायरिंग, हामे ने पहले फायर शुरू किए, उस तो बाद काका फायर करन लग पिया। तो आपके ऊपर नहीं उन्होंने फायर किया? मैं उन्होंने कहा, मैं कहा क्यों कर रहे, उन्होंने मेरे वाल पिस्तौल करता, कहते परे हो जा, तेन भी मार देना। मतलब ये इरादतन सिर्फ आपके भाई को मारने के लिए? मारने के आया, आपको फिर उन्होंने छोड़ दिया? छोड़ दिया मुझे, ये फिर भाग गए वहाँ से। अभी ये दो थे या इनके साथ और भी लोग? और थे, मोटरसाइकिल पे थे 2 जने, वो फिर यहाँ से ये फरार हो गए? ये फरार हो गए यहाँ से। आपने अपने वालिद साहब को इतला दी, पुलिस को इतला दी, या फिर कोई और भी आपके साथ था? मैंने 15 पे खुद कॉल की, पुलिस को बुलाया मैंने, वहाँ एसएचओ साहब आए, उन्होंने मौका देखा, फिर हम पोस्टमार्टम के लिए चले गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप का कोई अजीज़ जो है वो इस दुनिया से चला जाता है, कत्ल हो जाता है ख़ास तौर पे, और फिर आप मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उसके बाद थ्रेट होती है, एक धमकी दी जाती है, पीछे हट जो नहीं थे, आ कर देंगे, वो कर देंगे। आपको इन मुलजिमान या इनके कोई जो इनकी पैरवी करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई धमकियाँ आई हों, या किस तरह से ये सिलसिला सारा चला? काफ़ी कुछ हुआ है, पर हम क्यों किसी से डरें। एक तो हमारा पहले ही इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो हम तो कानून के ऊपर एतमाद करके बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ये हमें इंसाफ देंगे और इनको इनकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपको लगता है कि पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया और अभी तक जो है वो पुलिस की सारी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? जी सर। क्या कहना चाहेंगे कि इन मुलजिमान को किसी स्टेज पे जाके आप माफ़ कर सकते हैं? इंशाल्लाह जो कानून करेगा उस हिसाब से हम इनके साथ हैं, हम माफ़ नहीं करेंगे इन्हें इंशाल्लाह। नाजरीन, मकतूल के वालिद और भाई हमारे साथ मौजूद थे, और भाई जज्बाती होते हैं, खून होता है, जोश मारता है उनको। उसका ये कहना था कि मुआफ़ी नहीं, आखिरी हद तक पैरवी करेंगे और कोशिश करेंगे
पुलिस ने तफ्तीश का आगाज शुरू किया और हर पहलू की निगरानी की। जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया। जब ये बात यकीन के साथ सामने आई कि तजम्मुल ही इस वारदात का मरकजी मुल्जिम है, तो इसका तमाम बायोडाटा इकट्ठा किया गया, जिससे ये बात भी आया हुई कि तजम्मुल उर्फ काका जैसा खतरनाक शख्स सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि मनशियात, लड़ाई झगड़े और गैंग रेप जैसे संगीन मुकदमात में भी पुलिस को मतलूब है और पुलिस इसे हिरासत में लेने के लिए जिद्दोजहद भी कर रही है। तजम्मुल उर्फ काका पे गैंग रेप का मुकदमा 29 नवंबर 2024 को दर्ज करवाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेप केस के मुद्दई गुलफाम, आइए उनसे जानते हैं। मुल्जिम तजम्मुल उर्फ काका के जराइम की फहरिस्त लंबी है। आदि मुजरिम है जो एक कत्ल कर चुका है और न जाने किन किन जराइम में उसका नाम आ रहा है। इस वक्त एक और उसी के मुतासरीन मुद्दई मेरे साथ मौजूद हैं जिनके एक मासूम बच्चे को उसने ज़्यादती का निशाना बनाया। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा। जी मेरा नाम गुलफाम है। गुलफाम भाई, बताइएगा कि ये जो तजम्मुल उर्फ काका है, जो पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद जिसको अरेस्ट किया, जो एक आदि मुजरिम भी है, क्या इसने आपके साथ ज़्यादती की? क्या किस मुकदमे के जो हैं वो आप मुद्दई? मैं 376 का मुद्दई हूँ। वो भतीजा है मेरा लगता है, ना उसकी वालदा है ना उसका बाप है, यतीम भी है मस्कीन भी है। और वो बच्चा कोई काम करता है या स्टूडेंट है? नहीं, वो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरे पास रहता है। तो वो नाश्ता लेने गया सुबह, नाश्ता लेके आ रहा था, रास्ते में 2 आदमियों ने उसे गन पॉइंट पे अंदर ले लिए। उसके बाद वो उसके साथ ज्यादती की है। ये जो बच्चा है ये नाश्ता लेने घर से निकला है और मुल्जिमान जो है वो उसी इलाके के रहायशी? जी उसी इलाके के, उसी गली के, उसी मोहल्ले के रहशी हैं। ये जानता था, बच्चा भी उनको जानता था पहले? जी कि ये उनका घर है। वो ये फिर उसको अपने घर में ले गए जी और फिर वहाँ पे उसको ज़्यादती का निशाना बने। आपको कैसे पता चला? फिर आपने पुलिस की हेल्प किस तरह से? थोड़ी देर बाद निकले हैं बाहर के, अभी तक बच्चा वापस नहीं आया। बच्चा तो नहीं, वो शक्ल से तो बच्चा ही लगेगा मगर उसकी उम्र बेज है, वो घर से कभी निकाला ही नहीं, ना बाप है ना माँ है। तो गए, हमने पीछे परसू की उसकी, तो पता चला है कि वो अंदर से आवाज़ें आ रही थी। हमने उस बच्चे को बाज़ाब कराया और मुजरम भाग गया था। जिस वक्त आप लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो ये फ़रार हो गए? जी फरार हो गया था। तो आपने वैसे पहचान लिया था कि ये वाले मुल्जिमान? बच्चे ने बता दिया था ये वाला मुजरिम है। फिर उसके बाद पुलिस को कैसे इतला दी? 15 पे कॉल की है। पुलिस का रिस्पांस कैसा था? अभी तक जो है ये जो आपका मुकदमा है इसमें अभी तक पुलिस ने कार्रवाई किस तरीके से? ताउन किया है, पूरा ताउन किया और मिनट के साथ हमारे साथ राब्ते में रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ। अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ, एक परसेप्शन डेवलप हो गई है पब्लिक में कि जी पुलिस जो है ताउन नहीं करती, वो जो है वो पैसे तलब करते हैं। आपके साथ इस सारे केस में ऐसा कुछ? नहीं, पैसे तो हमारे साथ कोई नहीं उन्होंने किए, मगर ये है कि कुछ हमें भी चाहिए कि उनके साथ कॉपरेट करें, उनको बताएं। मगर पुलिस ने काम किया, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी तक की जो कार्रवाई पुलिस ने की है आप उससे पूरी तरह मुतमईन? जी मुतमईन। तो मुझे बताइएगा कि ये जो बच्चा है, आपने बताया कि इसके वालिदैन नहीं हैं, ये कैसे इसका ब्रॉटअप कैसे हो रहा है? किसके घर पे रह रहा है? ये कितने बहन भाई हैं? इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है? ये एक ही है, अकेला ही है, हमारे पास रह रहा था। इसके वालिद भी फ़ौत हो गए, इसकी वालदा भी फ़ौत हो गई। बेसिकली ये पीछे से है जंग का, उधर अपनी मामी के पास रह रहा है। मेरा भतीजा भी लगता है, तो मेरे पास रह रहा था, तो यूनिवर्सिटी में मेरे पास पढ़ता है और इसका वजीफ़ा भी लगा हुआ है। स्कॉलरशिप पे पढ़ने वाला एक ब्रिलियंट ब्राइट बच्चा जो है उसको इन दरिंदों ने जो है ज़्यादती का निशाना बनाया। और अभी वो बच्चा अभी तक आपके पास है या फिर उसको वापस भेज दिया गया? नहीं, वो हमारे पास ही, इधर ही पढ़ता है, हमारे पास ही है। क्या कहते हैं आपके अब वो उस बच्चे का जो फ्यूचर है उसके ऊपर इन वाक़यात का? ज़ाहिर है एक खौफ की फ़िज़ा होती है, एक बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। आप उसकी वापस उसको अपनी रूटीन की लाइफ में लाने के लिए चचा उसका क्या किरदार अदा कर? हम उसे महसूस तो नहीं होने दे रहे, बाकी फिर भी वो बच्चा है, अभी टाइम लगेगा उसे अपनी जगह पे आते हुए, पिछली नॉर्मल ज़िंदगी में आते हुए। आपके खुद मैरिड हैं आप? जी मेरे कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। वो उस जो बच्चा आपके साथ रह रहा है, आपका भतीजा, वो उससे छोटे हैं? जी बिल्कुल छोटे हैं। तो आप अब आपकी दोनों की, मियाँ बीवी की ये कोशिश होगी कि वो बच्चों के साथ वो इतना घुल मिल जाए कि वो अपने जहन से जो है वो इस खौफनाक हादसे को मिटा सके। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या क्या करेंगे आप? क्या प्लान क्या किया आपने कि एक बच्चे की रिहेबिलिटेशन हम इसको कहते हैं, प्रोसेस है कि उस बच्चे को हम बाकायदा कारआमद शहरी, उसके साथ दरिंदगी हो गई, ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था, हो गया, अब उस बच्चे को हमने ज़िंदगी में वापस लाना है, तो आपने प्लान कैसे किया हुआ है? पहली तो बात ये है जी, अल्लाह पाक की ज़ात है,
जो उसे सब्र दे और जो मुजरम है उसे उसके अंजाम तक पहुँचाए। बाकी रही बात उसे उस प्रोसेस से बाहर निकालने की जिसमें वो गया है, उसके लिए हम उसकी तवज्जो हटा रहे हैं और किसी न किसी एक्टिविटी में उसे मसरूफ़ करके वो अपने भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, बाहर ले जाएं, आगे ले जाएं, मतलब उसका जो जहन है ना उस बात से उसको निकाल रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं आपके इस तरह के जो दरिंदे हैं, मुलजिमान हैं, किस किस्म की इनको सज़ा होनी चाहिए? जो लॉ के मुताबिक सज़ा उसे होनी चाहिए। आप समझते हैं कि लॉ हमारे जो हैं वो इतने पुख्ता हैं कि इनको अगर सज़ा हो जाती है, ड्यू भी हो जाती है, तो फिर ये बाज आ जाते हैं? नहीं, अगर ये बच गए, कोई ना कोई कानून के मद से निकल आए, तो ये हटने वाले नहीं हैं। नाजरीन, पाकिस्तान का हर आम शहरी ऐसे ही दरिंदों और आदि मुजरमों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। कहीं ना कहीं मैं, आप, हम सब ऐसे दरिंदों के मुतासरीन में शामिल होते हैं, या हम हमारे हल्का या अहबाब या अजीज़ो अकारब में से ज़रूर किसी न किसी जुल्म और ज़्यादती का निशाना बना हुआ होता है। पुलिस की यहाँ पे एक अच्छी कारकर्दगी ये है कि एक आदि मुजरिम को, जो कई मुकदमात में पुलिस को मुलव्वस था, पुलिस ने जो है अपनी मेहनत और जान फिजानी से एक आदि मुजरिम को जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर वसाइल को बरूए कार लाते हुए न सिर्फ गिरफ़्तार किया है, बल्कि उसे कानून के कटहरे में भी पेश कर दिया है। और पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी ताकि वो आइंदा किसी के साथ कोई भी जुल्म और ज़्यादती न कर सके। मुलजिम एक बदनामे ज़माना शख्स था जो पुलिस को मुतअद्दिद संगीन जराइम में मतलूब था। उसने कत्ल का इर्तिकाब किया, इसके अलावा इस पर रेप जैसी घिनौनी हरकत का भी मुकदमा था और वो मनशियात की गैर कानूनी तिजारत में भी मुलव्वस था। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तहकीकात में मरकजी मुलज़म तजम्मुल के तमाम रिकॉर्ड को देखते हुए तफ्तीश के दायरा कार को वसी किया गया और जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी अमल में लाया गया। मुलजिमान को पकड़ने के लिए जामिया बंदी की गई और रेड शुरू कर दिए गए। पुलिस उन्हें पकड़ने और इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तनदही से काम कर रही थी और आखिरकार उनकी कोशिशें रंग ले आईं। कत्ल के मुकदमा में मतलूब हामिद उर्फ हामा और आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दो मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन मरकजी मुलजिम तजम्मुल को पकड़ना पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम न था। मुलजिम तजम्मुल रोज अपने ठिकाने बदलता, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस की सर्च टीम के अंदर डॉल्फिन और CIA स्टाफ के बेहतरीन जवानों को भी शामिल किया गया। और एक रोज ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस को तजम्मुल उर्फ काका की इत्तला मौसूल हुई। पुलिस की जानिब से मुखबर की बताई हुई जगह पर रेड किया गया और वहां से एक खतरनाक शख्स जो कि संगीन वारदातों में मतलूब था, इस तजम्मुल उर्फ काका को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि उसने विशाद हुसैन को मारने की सुपारी ली थी, जो कि उसके किसी मुखालिफ की जानिब से दी गई थी। एक खतरनाक मुजरिम अब पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस हुकाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म थे कि उसे इसके आमाल के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा और इन मुद्दईयान को इंसाफ फराहम किया जाएगा जिन्हें इसके हाथों तकलीफ हुई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO वकास हुंदल, आइए उनसे जान। बाद में तजम्मुल काका नामी मुलजिम जो है वो पुलिस को मतलूब होता है। उसके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है जिसमें संगीन जराइम भी जो है वो शामिल होते हैं। पुलिस के लिए चैलेंज बनता है और पुलिस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। समनाबाद में पुलिस जो है वो मुतहर्रिक होती है, टीमें बनाई जाती हैं। SHO की कारकर्दगी क्या है, किस तरीके से वो अपनी टीमों को मुतहर्रिक करते हैं, किस तरीके से कत्ल समेत संगीन जराइम में मुलव्वस इस तजम्मुल उर्फ काका को दबोच लिया जाता है, ये जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समनाबाद पुलिस स्टेशन में। मेरे साथ मौजूद हैं वकास हुंदल, सब इंस्पेक्टर हैं और SHO हैं थाना समनाबाद के। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, सबसे पहले तो ये आपके लिए मुबारकबाद है, वेल डन है फैसलाबाद पुलिस के लिए, वेल डन है समनाबाद पुलिस के लिए, वेल डन है SHO थाना समनाबाद के लिए कि एक ख़तरनाक और शातिर मुलजिम जो पुलिस की पहुंच से दूर है, चकमा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिरकार धर दबोचा जाता है। कौन है ये तजम्मुल उर्फ काका और क्या जराइम है इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि तजम्मुल उर्फ काका एक नामी गिरामी मुलज़म है जिसकी, जैसे आपने बताया, एक लंबी फहरिस्त है इसकी मुकदमात की।
جس میں قتل جیسے سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں. اس میں گینگ ریپ کا ایک کیس ہے اس کے خلاف, اور یہ نارکوٹکس کے حوالے سے بھی بڑا ایکٹیو سمجھا جاتا تھا. اس کے خلاف کئی مقدمات ہیں, لڑائی جھگڑے کے اور ہر قسم کے جرائم کے مقدمات اس کے خلاف درج ہیں. جب اس نے یہ قتل کیا, وشاد کو قتل کیا جو کہ اس کا دوست بھی تھا, اس کو قتل کرنے کے بعد یہ فرار ہو گیا, بہت دیر غائب رہا. اس کے خلاف ہم نے بہت ایکشن لیتے ہوئے بڑے ریڈ کیے اور بڑی اس کی تلاش جاری رکھی, ٹیکنیکل وسائل کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے. مختلف قسم کی ٹیمیں جناب سی پی او صاحب اور ایس پی صاحب اقبال ٹاؤن کے زیر صدارت بنائی گئیں, جو کہ مختلف اپنی کوششوں سے محنت کرتے رہے. اور شکر اللہ کی ذات پاک کا کہ اللہ کی ذات پاک نے ہمیں کامیابی دی اور ہم اس ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کو انشاءاللہ ہم ٹھوس ثبوت اس کے خلاف جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں اور ریمانڈ پر ہے. اس کا آلہ قتل برآمد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو اس کا جو ریپ والا کیس ہے اس میں اس کا ڈی این اے کا پروسیس بھی کمپلیٹ کروا رہے ہیں, تاکہ ٹھوس قسم کے شواہد جو ہیں اس کے خلاف اکٹھے کر کے مضبوط کیس تیار کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. اور بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ ملزم جو ہے ایک قتل سے سنگین جرم میرے خیال میں کوئی نہیں ہے, سب سے بڑا جرم قتل ہے, کیونکہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل گردانا جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. جب اس نے قتل کی واردات کی, پولیس کو کیسے اطلاع ملی؟ کیا جو مدعیان تھے انہوں نے رابطہ کیا یا 15 پہ کال چلی, اس پہ پولیس نے رسپونڈ کیسا کیا؟ یہ 15 پہ کال موصول ہوئی تھی 17/7 کو ہمیں, تو اس کے بھائی نے 15 پہ کال کی تھی کہ میرے بھائی کا تجمل, حامد اور عارف نامی اشخاص ہیں جن کی یہ بیٹھک میں, عارف نامی شخص کی بیٹھک میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ اس کا مرڈر ہوا تھا. تو وہاں پہ جیسے ہی 15 پہ کال موصول ہوئی ہم فوراً گئے, تو پہلے ہی روز ہم نے حامد اور عارف کو اریسٹ کر لیا. تجمل یہ بڑا چلاک ہوشیار تھا, یہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا, تو بعد میں اس کو الحمدللہ ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا ابھی. تو یہ اطلاع موصول ہونے پہ ہم نے جو ابتدائی امور ہوتے ہیں تفتیش کے, اس میں ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کروایا. ملزمان سے پوچھ گچھ کی گئی, جو حامد اور عارف پکڑے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ مین مرکزی ملزم جو تجمل تھا وہ فرار ہے, اس نے فائر مارے ہیں اور حامد موقع پہ موجود تھا, جس کی بھی وجہانات تھی جس کی وجہ سے یہ سارا مرڈر ہوا, یہ سارا وقوع ہوا. اچھا وکاس بھائی یہ بتائیے گا کہ اتنا جو ملزم ہے, جو بہت سارے جرائم میں, ایک لمبی فہرست ہے اس کے جرائم کی, اس طرح کے درندے جو ہیں جو زیادتی کیسز میں بھی مطلوب ہیں پولیس کو, مرڈر میں بھی مطلوب ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے شاطر ملزم کو جو نہ ایک فکس جگہ رکھتا ہے, نہ اس کے پاس ایک کوئی فکس کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے. یہ پولیس کو تو جدید وسائل کے ساتھ ساتھ کو اپنا خبری نیٹ ورک بھی جو ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. کتنا عرصہ لگا آپ کو اسے ٹریس آؤٹ کرتے ہوئے اس تک پہنچنے میں؟ جی بالکل, بہت محنت کرنی پڑی اس کے سلسلے میں. ٹیکنیکل وسائل سے بھی ہم نے بہت ہیلپ لی. اس کے مختلف قسم کے جو کانٹیکٹس یہ یوز کرتا تھا اس کو ٹریس کیا, اس کی لوکیشنز لیتے رہے, یہ بار بار اپنی لوکیشن چینج کرتا تھا. اسی طرح ہم نے اس میں جو ہماری ٹیمیں تھیں اس میں سی آئی اے کی ٹیم, ڈولفن ٹیمز, اور ہم نے یہ ہمرائی سارے جو ہماری ٹیم ایک بنی ہوئی تھی, تمام کی انفارمیشن بھی ہم اس کی لیتے رہے. اور ہم نے اس پہ محنت کرتے ہوئے پھر اس کو جو انفارمیشن ہمیں ہیومن ریسورس کے تھرو جو انفارمیشن ایٹ دی اینڈ ملی, اور اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کرتے ہوئے اس میں کامیابی ہمیں حاصل ہوئی. یہ منشیات کے حوالے سے بھی یہ نامی گرامی ہے, قتل بھی اس نے کیا, اور اب کوئی ایسا سسٹم بنا رہی ہے پولیس اس کے خلاف, اتنا مضبوط کیس آپ فائل کر رہے ہیں کہ یہ واقعی میں جسے کہتے ہیں کہ مجرم کو اس کی قرار واقعی سزا جو ہے وہ دلوانے کے لیے کس حد تک مضبوط کیس جو ہے وہ پولیس فائل کرنے جا رہی ہے؟ جی اس میں سب سے پہلے جو اس کے ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ ہم اس کو جو گراؤنڈ میں اویلیبل چیزیں تھیں, جو اس کی جو اسلحہ ہے, ویپن ہے, وہ اس کی ریکوری انشاءاللہ وہ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریپ والے کیس میں اس کا ڈی این اے ہم اس کا پروسیس کروا رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ انشاءاللہ اس کو پوری قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. اور اس میں ایک مضبوط کیس تیار کیا جا رہا ہے اس کے خلاف, کیونکہ یہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا کہ مدعی جو ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں, ہم نے ان کو بھی پورا ڈٹرمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ, ان کو بھی بڑا حوصلہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, پولیس آپ کے ساتھ ہے, آپ اس کیس کی پوری پیروی کریں. اور انشاءاللہ یہ جو ہیں ان کو بھی پورا حوصلہ دیا گیا, ان کو پوری ہمت دلائی گئی ہے کہ آپ اس کیس کی پیروی کریں. پولیس ان کے خلاف ایک پورا مضبوط کیس تیار کر کے پریزنٹ کرے گی کورٹ میں, اور انشاءاللہ اس کو پوری سزا ملے گی. اچھا وکاس بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ باقاعدہ ایک ہسٹری شیٹر ہے, یہ کرمنل بیک گراؤنڈ بھی ہے اس کا پورا, اس کا کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, کب سے یہ جرائم میں ہے,
کیا اس کی جو فیملی ہے ان میں سے بھی کوئی جرائم پیشہ افراد ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہم مثل مشہور ہے کہ موسیٰ کے گھر فرعون یا فرعون کے گھر میں موسیٰ جو ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ باقی ساری فیملی کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کرمنل اور یہ فرد واحد ہے اپنی فیملی میں سے؟ اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ایک کرمنل بیک گراؤنڈ ہے اس میں اظہر نامی اس کا ایک بھائی ہے جو آلریڈی ایک 324 کے مقدمے میں جیل میں ہے اور نارکوٹکس میں بھی مطلوب تھا۔ اس کے بعد جب جیسے اظہر جیل میں چلا گیا، وہ 324 میں مطلوب تھا، جیل میں چلا گیا، اس کا نارکوٹکس والا نیٹ ورک جو تھا وہ بھی بعد میں یہ چلاتا رہا۔ یہ نارکوٹکس کا بھی اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور یہ سارے جرائم جو ہیں وہ اسی نارکوٹکس کی اماجگاہ میں یہ پروان چڑھے اور اس کے بعد یہ قتل تک نوبت پہنچی اور یہ معاملات سارے سامنے آئے۔ اس میں اس کا یہ نیٹ ورک بریک کرنے کے لیے اظہر جو اس کا بھائی آلریڈی گرفتار ہے اور منشیات اور 324 کے مقدمات میں چلان ہے اور یہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا یہ پورا نیٹ ورک جو چین ہے اس کی منشیات والی بھی اور یہ تمام جرائم جن میں یہ ملوث رہا ہے اس کو ایک بریک کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں نارکوٹکس کے حوالے سے بھی ہم اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیں گے۔ وقاص بھائی، ایک پولیس اسٹیشن کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے وہ نہ صرف اس اسٹیشن کا انچارج ہوتا ہے بلکہ وہ اعلیٰ حکام اور عوام کے درمیان میں ایک برج بھی ہوتا ہے۔ ایسے ملزمان جب ایک ہسٹری شیٹر جو ہوتے ہیں وہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے ایک ایس ایچ او کے لیے کہ اس کے علاقے میں ایک ہسٹری شیٹر ہے اور وہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی کتنا ریلیف ہوتا ہے، کرائم ریٹ جو ہے وہ کتنا نیچے آتا ہے اس پولیس اسٹیشن میں؟ واضح فرق آتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ آپ کسی جرم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے خلاف کتنا پریونٹیو ایکشن لے رہے ہیں۔ ہم نے دن رات محنت کی ان کے خلاف، بلا ناغہ اس کو تلاش کرنے کے لیے ریڈز بھی کیے، ان کے مختلف ریلیٹیوز جو تھے جو اس کو پناہ دیتے تھے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا اور ان کے خلاف بھی جو کارروائی بنتی تھی وہ بھی ہم نے کی۔ 216 کے مقدمات اور 212 کے مقدمات بھی درج کیے، اور ان کے جو نیٹ ورک تھا اس کا مزید جو دوست احباب جو منشیات کے ریلیٹڈ بندے تھے ان کے خلاف بھی ہم نے ایکشن لیتے ہوئے، نارکوٹکس کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے ان کو بھی چلان کیا، اور اس پوری چین کو بریک کرنے کے لیے ایس ایچ او ایک بھرپور کردار ادا کرتا ہے اور الحمدللہ ہم وہ ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب انسپیکٹر وقاص ہندل ہمارے ساتھ موجود تھے، ایس ایچ او سمن آباد پولیس اسٹیشن، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے جمل عرف کاکا کو جو ہے انہوں نے اریسٹ کیا، کس قدر محنت کی گئی۔ ہم ناظرین کرام پولیس پہ ہمیشہ تنقید بھی کرتے ہیں اور کڑی تنقید کرتے ہیں جہاں پہ لوپ ہولز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بددیانتی برت جاتے ہیں جب ہم پولیس کو اس کی ڈیو رسپیکٹ اور شاباش نہیں دیتے، کیونکہ اتنے بڑے مجرمان اور ملزم کو اریسٹ کرنا نو ڈاؤٹ کہ اس میں پولیس کا کریڈٹ ہے، اس میں ایس ایچ او کا کریڈٹ ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے تمام وسائل کو جو کہ محدود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف اس ملزم کو ٹریس آؤٹ کیا بلکہ اسے گرفتار بھی کیا، جس سے نہ صرف علاقے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے بلکہ عوام کا پولیس پہ اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ ملزم کی بدنام شہرت اور پرتشدد رویے کی تاریخ کے پیش نظر ملزم کی گرفتاری پولیس کے لیے ایک یادگار کام تھا، تاہم پولیس ملزم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم تھی اور اس نے مجرم کو پکڑنے اور سزا دینے کو یقینی بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں اور وسائل بروئے کار لائے۔ پولیس نے مکمل تفتیش کا آغاز کیا، مختلف ذرائع سے شواہد اور انٹیلیجنس اکٹھی کی اور ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے ہر ایک کی پیروی کی۔ درپیش چیلنجز کے باوجود پولیس اپنے مشن کے لیے پرعزم رہی اور ان کی ثابت قدمی کا نتیجہ بالآخر نکلا، وہ خطرناک ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پولیس نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے اختیار میں تمام قانونی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ملزم کے خلاف ایک مضبوط مقدمہ بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی فیکٹری ایریا رانا عطاء الرحمان، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ ملزم تجمل کاکا کو کیسے پولیس نے اریسٹ کیا اور کیسے جو ہے وہ جرائم کی شرح اس ایریے میں کم ہو رہی ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی سرکل فیکٹری ایریا رانا عطاء صاحب، بتائیے گا کہ یہ بہت سے مقدمات میں پولیس کو جو ہے یہ مطلوب تھا یہ شخص، کتنا عرصہ لگا پولیس کو اس کو اریسٹ کرنے میں اور کتنی اس میں ہرڈلز آئیں؟ اس میں 2 and 3 ویکس لگے۔ وہ اس لیے آئے گا کہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ گیا تھا اور اسی مختلف پوائنٹس پہ اپنی جگہ چینج کرتا رہتا تھا، تو اس لیے 2-3 ہفتوں میں ہو گیا۔ یہ بیسیکلی ایک مرڈر کے مقدمے میں ملوث تھا، ایک بچہ ہے چھوٹا اس کے ساتھ اس نے سوڈومی کمٹ کی زبردستی، اس میں ملوث تھا، اور دیگر ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ان سے انشاءاللہ ہمیں
जो एक मनशियात का नेटवर्क है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, जो इसके ज़रिए चलता था, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर अभी पेशरफ्त हो रही है। अच्छा राजा साहब बताइएगा कि ये फैक्ट्री एरिया जो है ये काफ़ी गुंजान है और आपके पास काफ़ी बड़ा एरिया है, और क्राइम रेट की किधर क्या इशू है, किस तरह के क्राइम्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं, और अभी हालिया जो है वो पुलिस किस किस्म के इकदाम कर रही है इन जो जराइम पे काबू पाने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए? ये फैक्ट्री एरिया जो क्राइम है वो इस वक्त काफ़ी कमी है उसमें। इसमें मैं आपको 3-4 मुकदमात कहूँगा जो हमारे जिसको जो बहुत हीनियस क्राइम में होता है, तकरीबन सारे मुकदमात वर्कआउट हो चुके हैं। इनमें एक डिस्कोड में वाक़या हुआ कि डकैत ने विद रॉबरी के दौरान एक औरत से रेप किया। वो हमने 24 घंटे के अंदर मुलज़म को गिरफ़्तार किया, मुकदमा ट्रेस करके। फिर एक 13-14 साल का बच्चा था, वो भी डिस्कोड का इंसिडेंट है, ये भी मेरे सर्कल का एक थाना है। वो बेचारा अंडे बेचता था रात को, तो उसे 3 लड़कों ने मिलकर सोडमी कमिट की उसके साथ और फिर उसे मर्डर कर दिया। वो भी हमने 24 आवर्स में ट्रेस किया और सारे मुलज़म गिरफ़्तार किए। इसी तरह हमारे आरपीओ साहब का एक बहुत ही वाज़ेह हुक्म है डाकू नाके के बारे में, उनके बहुत ज़्यादा है। वो जितने हमारे केसेस हुए थे वो डाकू नाके के, वो सारे ट्रेस हुए, मुलज़म गिरफ़्तार हुए। और अगर मैं अब देखूं तो हमें 15-20 दिन, 1 महीना हो गया, हालांकि मौसम भी उसमें फोक का आया है, लेकिन कोई डाकू नाका नहीं लगा। और इसके अलावा जो आम रॉबरी है उसमें भी वाज़ेह कमी है। हमारे जो नारकोटिक्स लोग बेचते थे वो कॉन्स्टेंट उनको पकड़ा जा रहा है। जो उनकी लिस्टें हमें मिलती हैं, जो इदारे हमारी हेल्प करते हैं, स्पेशल ब्रांच से भी लिस्टें आती हैं, तो बड़ी वाज़ेह कमी है क्राइम में जी। अच्छा सर, आपका जो एरिया है वो बहुत मिक्स अप है, उसमें बहुत देही इलाके भी हैं, उसमें शहरी आबादी भी जो है वो आ जाती है। अच्छा, किस किस्म का फ़र्क कैसा है शहरी इलाकों के क्राइम में और देही इलाकों के क्राइम में? किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि वहाँ पे क्राइम किस टाइप के होते हैं और शहरी इलाकों में किस टाइप के? स्ट्रीट क्राइम जो है वो शहरों में बहुत ज़्यादा है नंबर, और देहातों में जो है वो इसमें जो डाकू नाका कह सकते हैं आप, जो रात का क्राइम है वो ज़्यादा देहातों में होता है, और उसमें बड़ी हाउस रॉबरीज़ हैं। जैसे क्योंकि लोग डेरों में रह रहे होते हैं, मुख्तलिफ जहाँ पे इतनी आबादी और रश नहीं है, वहाँ डाकुओं को काफ़ी टाइम होता है कि वो कोई क्राइम कर सकें और पुलिस को पहुँचने में देर लगे। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रीट रॉबर्स हैं जो अपना काम करते हैं, लेकिन इसमें भी बड़ी वाज़ेह कमी है अब। अच्छा सर, मेरा अक्सर सवाल यही होता है हुकाम बाला से, पुलिस अफसरान से, कि हमारा सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे एक मुलजिम जो है वो मुजरिम जब डिक्लेयर हो जाता है, अदालत उसको सज़ा सुना भी देती है। बड़े बड़े जो जराइम हैं, कत्ल हो गया, अगवा हो गया, डकैती हो गई, ऐसे जुराइम में मुलव्वस लोग जो है वो हम देखते हैं बज़ाहिर वो एक दफ़ा जेल में चले जाते हैं, कुछ अरसे बाद वही मुलज़मान जो है वो हमें इन्हीं गलियों बाज़ारों में दंदनाते हुए दोबारा वापस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कहाँ लूप होल रह जाते हैं? क्या हमारी जो प्रोसिक्यूशन है उसमें कोई लूप होल रह जाता है? हमारे जो मुद्दई मुकदमात होते हैं वो डर जाते हैं? गवाहान की तरफ से कोई, या पुलिस की जो तफ्तीश का अमल है उसमें लूप होल कहाँ पे है? कौन से ऐसे लूज़ एरियाज़ हैं जिन पे अभी भी बहुत सा काम करने की ज़रूरत है ताकि इन वाक़यात की रोकथाम की जा सके, जिसको हम कहते हैं उर्फ़ आम में कि इबरतनाक सज़ा मिल सके, ताकि लोगों की जो है वो डिस्करेज हों वो जराइम की तरफ से? इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा है सेक्शन 103। वो कहता है कि जो कॉमन आदमी है, आम आदमी है, उसको बतौर गवाह आप तहरीर करें। यानी कि हमारे जो भी क्राइम होता है, जुर्म होता है, एक आदमी है वो कत्ल हो गया है, तो उसके भाई को, वालिद को, हम उन्हीं को ही मुद्दई और गवाह बनाते हैं ताकि वो अपना केस प्रोसीड कर सकें। आम आदमी है वो इन सारे मामलात में दिलचस्पी नहीं रखता, वजह खौफ, वजह टाइम वो। लेकिन कोर्ट है जो उसका एक तकाजा है हमारा कानूनी शहादत में कि जो आम आदमी है जिसका इस वक़ूअ के साथ कोई तल्लक नहीं है, जो मौके पर मौजूद है, उसको बतौर गवाह तहरीर करें आप। लेकिन क्योंकि उसका इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इस बिना पे आके अदालतें जो हैं वो रिलीफ़ दे देती हैं उन्हें जाके। जैसे एक मंशियात अगर हमने पकड़ी है, उसमें स्टेट तो मुद्दई बन गई, अदालत ये चाहती है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे जब आपने मंशियात पकड़ी है तो उनको भी गवाह बतौर तहरीर किया जाए। लेकिन वो इन मंशियात वाले लोगों से घबराते हैं, डरते हैं, कुछ उन्हें टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो इस पॉइंट पे आके ज़्यादा जो बरियत हो रही है वो ये पॉइंट। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आपके एरिया में बहुत से देही इलाके भी हैं, पुलिस जो है वो हमने अक्सर देखा है कि देही इलाकों में जो
برادری بیسڈ جھگڑے ہوتے ہیں, زمین کے ہوتے ہیں, خاندان کے جو ڈومیسٹک وائلنس کے بھی سم ٹائم ایسے کیسز ہوتے ہیں, اس میں ثالث کا کردار بہت احسن طریقے سے ادا کرتی ہے. اب سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. جی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے اب ہمارے کیونکہ یہ ایک انڈسٹریل شہر ہے, اس کو مانچسٹر کہا جاتا ہے, یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ بزنس سٹی ہے یہ, تو یہاں پہ لین دین کا معاملہ بہت زیادہ ہے. لین دین کے معاملہ میں آدمی چاہتا ہے کہ مجھے فوری اگر میرے پیسے نہیں مل رہے تو مجھے ملنے چاہیے, لیکن پولیس میں ایسا کوئی سیکشن آف لا ہے نہیں. پھر ہم اس کو تروڑ مروڑ کے ہم 406 میں لے کے جاتے ہیں. بندے کی بھی یہی خواہش ہے, لیکن اس میں اگر ایسے جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایسی کوئی کونسل بن جائے, کوئی امن کمیٹی ہو جائے, کوئی تھانے کی سطح پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, جو ان کے لین دین کے معاملات ہینڈل کروا سکیں, کیونکہ اس میں دعویٰ کرنا پڑتا ہے. دعویٰ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے, اس میں جواب دعویٰ آنا, پھر اسے اسٹریم لائن ہونے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن بندہ اتنا انتظار نہیں کرتا. وہ پولیس کو ہائر کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے یہ پیسے جلدی مل جائیں, لیکن یہ کیونکہ اس میں قانون اجازت نہیں دیتا, اس مقصد کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے کونسلز بننی چاہیے. ڈی ایس پی رانا عطا صاحب سرکل فیکٹری ایریا ہمارے ساتھ موجود تھے. پہلے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ملزم نے ڈاجنگ ٹیکٹس یوز کرتے ہوئے پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, لیکن پولیس آخر پولیس ہے, اور پولیس نے 2 سے 3 ہفتوں کے درمیان اس کی ساری کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے ملزم کو دھر دبوچا. اور دوسرا وہ بڑے بریفلی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کرائم ریٹ کو نیچے لانے کے لیے پولیس سرگرم عمل ہے. 2 بڑے واقعات جن پہ ہم پہلے رپورٹ بھی کر چکے ہیں, اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے 24 سے 48 گھنٹے کے درمیان میں خطرناک ملزمان کو نہ صرف پولیس نے گرفتار کیا بلکہ انہیں کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیا. اب عدالت جانے اور ملزمان جانے. یہاں پہ ملزمان کے لیے پولیس کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ آپ جتنی مرضی چالاکی برت لیں, جتنی مرضی ہوشیار بن جائیں, لیکن ایک نہ ایک دن قانون کا شکنجہ آپ کے لیے. آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح ایک عادی مجرم کو پولیس نے محنت اور جاں فشانی سے نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے بھی پہنچا دیا. یہاں پہ شاباش ہے فیصل آباد پولیس کے لیے, شاباش ہے سمن آباد تھانے کے لیے, جنہوں نے اس محنت اور جاں فشانی سے کام کرتے ہوئے ایک ریکارڈ یافتہ مجرم کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا. عوام کے لیے بھی یہاں پہ ایک میسج ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ, پولیس پہ بھروسہ کیجئے. پولیس آپ کی حفاظت کے لیے ہے, اور مجرموں کے لیے یہ ہے کہ آپ جتنے بھی چالاک اور شاطر کیوں نہیں ہیں, ایک نہ ایک دن آپ قانون کی گرفت میں ضرور آئیں گے. شعیب الطاف کو مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.